बेटे वो हम किन्हें कहते हैं? मेटल्स हमारे प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट साइड पर मौजूद जो एटम्स हैं वो मेटल्स हैं। अब लेफ्ट साइड पे हमारे देखो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये सारी की सारी मेटल्स हैं। जिंक तक आप कह लो कि इनमें मेटल्स हैं। उससे आगे जो आपका ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, इनमें 13 के अलावा आगे जो हैं वो तकरीबन नॉन मेटल्स मौजूद है। अब मैंने वर्ड साथ तकरीबन का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ग्रुप नंबर 1, अब ये शुरू किससे हो रहा है? हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन पहला एलिमेंट ही इसमें नॉन मेटल है, इसलिए मैं साथ तकरीबन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले ग्रुप में तमाम एलिमेंट्स मेटल हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अच्छा जी, अब हम जितनी भी जनरल बातें डिस्कस करेंगे दैट विल बी एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मेटल्स के बारे होंगी, जबकि उनमें हाइड्रोजन जो है वो शामिल नहीं होगी। मतलब वही बातें जो हम आगे नेक्स्ट करेंगे वो आप हाइड्रोजन पे अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद बेटे मेटल्स जो हैं दे फॉर्म डिफरेंट मेटेलिक प्रोडक्ट्स, लाइक हमारे पास शेल्स बने होते हैं, हमारे पास कबर्ड्स बनी होती हैं, हमारे पास फ्रेम्स बने होते हैं, जैसे लोहे के फ्रेम, अलमारियाँ, विंडो, कबर्ड्स बने होते हैं, हमारे पास एलुमिनियम के बने होते हैं, हमारे पास डिफरेंट हमारे इस्तेमाल के बर्तन वो मेटल्स के बने हुए। जबकि अगर हम नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल जितनी भी गैसेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो नॉन मेटल्स हैं। जैसे ऑक्सीजन है, नॉन मेटल है, हम सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है फॉसल फ्यूल्स के जलने से वो नॉन मेटल है। सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, अमोनिया है, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। अच्छा जी, अब मेटल जो हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स जो होती हैं बेटे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव? दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं एंड फॉर्म पॉजिटिव आइंस, और ये क्या बनाती हैं? पॉजिटिव आइंस बनाती हैं। जैसे सोडियम न्यूट्रल हालत में मौजूद है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा इस पे +1 चार्ज आ जाएगा, साथ इसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया। अब यही जो इसकी खूबी है, यही इसकी खूबी जो है वो मेटेलिक करैक्टर कहलाती है। इसको क्या कहते हैं बेटे हम? इट इज इट्स मेटेलिक करैक्टर। मतलब ये कोई नई शय नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, तो तब भी आप इसको कहेंगे टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? तब भी आप यही कहोगे कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। अगर कोई कहे कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक करैक्टर, तो मेटेलिक करैक्टर भी इसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को ही हम कहते हैं। अच्छा जी, अब बेटे मेटल्स जो हैं ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मुख्तलिफ तरीकों से मिलते हैं। जब मेटल एटम अपने ही दूसरे एटम से मिलता है तो दे फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। मतलब आयरन के एटम्स अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो हमने पढ़ा था मेटेलिक बॉन्ड कि आयरन के ही एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स के जरिए जुड़े होते हैं। एल्यूमिनियम के एटम जो हैं वो एल्यूमिनियम के ही दूसरे एटम के साथ जब जुड़ेंगे। अच्छा, जब मेटल्स जो हैं दे विल ज्वाइन विद नॉन मेटल, जब मेटल नॉन मेटल के साथ मिलेगी दे विल फॉर्म
आयोनिक बॉन्ड्स। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएंगी बेटे? आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, 2 क्लोरीन के एटम, अब सोडियम मेटल है, क्लोरीन जब इसके साथ मिलेगा तो ये हमारे पास 2NaCl बना रहा है। अब ये जो है क्या बॉन्ड रखता है अपने अंदर? इसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद है। अब ये वाली जो मेटल्स हैं ये सारी एक जैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर नहीं रखती। ये आगे जाके हम देख रहे हैं, ये एक जैसी रिएक्टिव नहीं होती। समझ आ गई बात की? मतलब इनकी रिएक्टिविटी में फर्क होता है। कुछ होती हैं हाईली रिएक्टिव, कुछ होती हैं मॉडरेट रिएक्टिव, और कुछ होती हैं इनर्ट। इनर्ट जो बमुश्किल किसी दूसरी शय के साथ रिएक्ट करती हैं, या हम उनको कह देते हैं कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव में बेटे हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह, ये हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। जो आपके पास मॉडरेट रिएक्टिव हैं उनमें जिंक, आयरन, टिन और लेड। जिंक, आयरन, टिन और लेड। जो लीस्ट रिएक्टिव है आपके पास ये सोना चांदी वगैरह, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, कॉपर। अब ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये कम रिएक्ट करती हैं, इनर्ट हैं। इनर्ट का मतलब किसी दूसरे के साथ ये मिलना नहीं चाहती, कम नुकसानदेह। अब इनकी बेटे अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल जो हैं दे आर मोस्टली सॉलिड। ये क्या होती हैं? ज्यादातर सॉलिड होती हैं, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी के अलावा। मरकरी जो है वो लिक्विड हालत में पाई जाती है। अब मैंने पहले कहा था कि आपने इस हाइड्रोजन को निकालना है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। अच्छा जी, फिर उसके बाद दे हैव लस्ट्रस सरफेसेस। मतलब इनकी सतह चमकदार होती हैं। इनको जब पॉलिश किया जाता है, साफ किया जाता है, तो ये चमकदार सतह रखती हैं। चांदी साफ कर लो, कॉपर साफ कर लो, गोल्ड साफ कर लो, एल्यूमिनियम, तो इनकी सतह जो हैं वो चमकदार होती हैं। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब ये भी इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है।
यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेहर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। इनको कूट कर चादरों में तब्दील किया जा सकता है, मतलब इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। इनको खींच के तारों में तब्दील किया जा सकता है। इसका मतलब दे आर डक्टाइल, मतलब दे आर ड्रॉन इनटू वायर्स। इनको हम तारों में तब्दील कर सकते हैं। इन सब की एग्जांपल लोहे की चादरें, एल्यूमिनियम की चादरें, शीट्स होती हैं ना, डक्स, कॉपर, सिल्वर, तारें इनकी इस्तेमाल नहीं करते। तो इनकी ये खूबी है कि ये मैलिएबल भी होती हैं, ये डक्टाइल भी होती हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर किसकी बेटे? हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। मतलब इनमें से करंट भी गुजरता है और इनमें से हीट भी गुजर जाती है। गर्म होता है लोहा, धूप के सामने रख दो गर्म होगा। करंट गुजरता है इनमें से, कॉपर की तारें बनाई जाती हैं, सिल्वर की तारें बनाई जाती हैं, तो इनमें से करंट भी गुजरता है। दे हैव हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। सिर्फ सोडियम और पोटाशियम जो हैं वो ज़रा सॉफ्ट हैं, उनकी डेंसिटीज ज़रा कम है। बाकी जो हैं उनकी डेंसिटीज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, हाई होती हैं। दे आर हार्ड, डेंसिटीज ज़्यादा हैं तो बेटे क्या होंगी? सख्त होंगी। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वो हाई होंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा जी, अब इसी तरह इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। मेटल जो हैं what properties they have chemically। बेटे पहली जैसे हमने डिस्कस की कि जब ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगी, आयनिक बॉन्ड बनाएंगी और मोस्टली ये उनके साथ रिएक्ट करके साल्ट्स बना देती हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जब ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। अब इसका क्या मतलब है? मैं मिसाल देता हूं बेटे, Na2O जब ये पानी के साथ रिएक्ट किसको हम करवा देंगे तो ये हमारे पास बेस बना देगा NaOH। CuO अगर जब आप उसको पानी के साथ रिएक्ट करवा देंगे वो CuOH ट्वाइस बना देगा। मतलब ये जो ऑक्साइड हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं?
वजह कि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बेस बना देंगे। अच्छा जी, अब जो पहली खूबी इनकी हमने पढ़ी थी कि दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन खारिज करना चाहती हैं और दे फॉर्म क्या बनाती हैं, कैटाइंस, पॉजिटिव आइंस बनाती हैं, ऐसे आइंस बना देती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनका आपस में कौन सा बॉन्ड होता है, दे हैव मेटेलिक बॉन्ड्स। इनके एटम्स जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट बेटे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब इसको जरा हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। डेफिनेशन बेटे इसकी हमने देख ली। किसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, एबिलिटी ऑफ एन एटम to lose electron and form positive ions। किसी एटम की सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन खारिज करे और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले ले। जैसे हमने कहा सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो Na+ बनाता है, मतलब केटाइन बना देता है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है, अगर हम इन अ ग्रुप, अब ग्रुप में बेटे हमने किधर से किधर देखना होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेस। उसकी वजह, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं क्या होता है, एटॉमिक साइज बेटे क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग। एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, या आप इस बात को रिवर्स भी कह सकते हो, चूंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है इसलिए एटॉमिक साइज जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। लिथियम 3 है एटॉमिक नंबर, सोडियम का 11, पोटेशियम का, रुबीडियम का। अब क्या हो रहा है, एटम का साइज क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। न्यूक्लियस की अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कशिश की कुव्वत क्या हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, मतलब आप उसको पॉजिटिव आयन उतनी आसानी से बनाते चले जाओगे, मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो एटम की पॉजिटिव आयन बनाने की चाहत जो है वो बढ़ती चली जा रही है ड्यू टू इट्स इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अच्छा जी, अब यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जरा पीरियड में हम ऑब्जर्व करें तो कैसा होगा। एक ही पीरियड में रहते हुए हालांकि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है बट नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे। जब नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन की तादाद ऑर्बिट्स में बढ़ रही है, अंदर ही प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियस में भी बढ़ रही है, तो कशिश की कुव्वत बेटे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कशिश की कुव्वत बढ़ने से एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, कम हो जाएगा। अब जब एटॉमिक साइज कम हो रहा है इट मींस अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता चला जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो उसका पॉजिटिव आयन बनना आसान होगा,
वो भी मुश्किल होता चला जाएगा। तो पीरियड में अगर हम फ्रॉम, अब पीरियड में किधर से किधर देखते हैं बेटे, लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा? अब देख लें आप, जैसे जैसे हम उधर से इधर आते जा रहे हैं, शुरू वाले एटम हमने कहा दे आर हाईली रिएक्टिव, जो दरमियान में मौजूद हैं वो हमने कहा दे आर मॉडरेट रिएक्टिव, और जो आपके इस तरफ बिल्कुल मौजूद हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव, मेटल्स में अगर आप देखें तो। अच्छा, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम हो रहा है, तो इसका मतलब अब मेटल से मेटलॉइड्स, मेटलॉइड से नॉन मेटल्स, मतलब नॉन मेटल्स का भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा, लेकिन क्या वो उतना ही होगा जितना मेटल्स का होगा? नहीं, जो मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा। अब बेटे हमने एक आयोनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको हम कह रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हम कह रहे थे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, एटम का साइज छोटा होने की वजह से पीरियड में बढ़ती चली जाती थी, ज्यादा एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर अभी हमने देखा कि हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो पीरियड में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे, चूंकि एटम का साइज बढ़ता चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता चला जा रहा है, तो कम एनर्जी चाहिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को क्या हो रहा है? वो ऊपर से नीचे ग्रुप में बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ट्रेंड इनका आयोनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का वो इनवर्स है एक दूसरे के। अब यहीं पर एक एग्जाम्पल जो हमने तब भी आयोनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस की थी, मैग्नीशियम है न्यूट्रल हमारे पास, इसमें से हमने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, ठीक है। सपोज हमें XYZ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो दरकार थी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब जब इस मैग्नीशियम Mg+ में से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो क्या हमें XYZ ही एनर्जी की जरूरत होगी? अब हमें उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और तब मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया था कि अगर ये हमारे पास एक न्यूक्लियस, ये इसका पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद थे। जब पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, अब क्या हुआ? प्रोटॉन तो उतने ही हैं जितने पहले थे, इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ। अब न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पर कशिश की कुव्वत क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, एटम का साइज छोटा हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें पहली आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी, तो तब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है बनिस्बत आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के। ये वही बात है, वो बात हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं।
Similarly, all the elements of alkaline earth metals have high ionization energies as compared to alkali metals. अब इसका क्या मतलब है? आपका जो ग्रुप फर्स्ट है उनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। उनको क्या कहा जाता है? जो आपका ग्रुप सेकंड है उनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उनको क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब जरा ये दोनों कंसेप्ट ज़हन में रखना, मैं दोनों के बारे में सवाल करूंगा। अल्कली मेटल्स, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत ज़्यादा होगा, कम होगा? ज़्यादा होगा, चूँकि ये प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास बिल्कुल राइट साइड पे है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते चले जाएंगे क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता चला जाएगा। पहले ग्रुप का ज़्यादा, दूसरे का। ठीक हो गया। अब ज़रा आयोनाइजेशन एनर्जी पे आ जाओ। ग्रुप फर्स्ट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी या ग्रुप सेकंड की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? क्यों? उसकी निस्बत उनके एटम के साइज छोटे हैं। अब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता चला जाएगा? मुश्किल होता चला जाएगा। हम इन दोनों की आपस में मुकाबलतन बात कर रहे हैं, अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। यही बेसिक कंसेप्ट है यहाँ तक।